गुड आफ्टरनून एवरीवन। एमपी अधिगम में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 1 को समझने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो अगर आपको इस अध्याय को समझना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको संख्याओं के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि गणित में संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं वास्तविक संख्याएं और एक होती हैं अवास्तविक संख्याएं। अच्छा, अवास्तविक संख्याओं को कई पुस्तकों में कल्पित संख्याएं या फिर काल्पनिक संख्या के रूप में भी समझाया गया है। हालांकि यह है आप कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनको कि हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। संख्या रेखा क्या होती है आपने पहले भी कभी देखी होगी। इस प्रकार से हम बनाते हैं, एक तरफ आप पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं, एक तरफ आप नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। ये क्या होती है? संख्या रेखा होती है। ठीक है, आपने कक्षा 6 में देखी, 7, 8, 9, है ना, आप देखते आ रहे हैं, इसको संख्या रेखा कहते हैं। तो जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उनको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। और जिनको हम नहीं दर्शा सकते उनको हम कहते हैं अवास्तविक संख्याएं। तो अवास्तविक संख्याओं का एक हम यहाँ पर उदाहरण भी ले लेते हैं। अगर आप रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिख लेते हैं तो इसको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस नंबर को कैलकुलेटर के अंदर लिखोगे, ठीक है, तो जैसे ही आप वो इक्वल का सिंबल दबाओगे ना, मतलब आप जैसे ही उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, तो कैलकुलेटर में लिखा आएगा दिस इज नॉट अ नंबर, कि भाई ये कोई नंबर ही नहीं है। तो वह संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वास्तविक संख्या कहलाती है, और जिसको नहीं दर्शा सकते अवास्तविक कहलाती है। एक चीज और, कैलकुलेटर में इसका मान भी नहीं बताया जा सकता। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होती हैं परिमेय और एक होती हैं अपरिमेय। ठीक है, एक होती हैं परिमेय, एक होती हैं अपरिमेय। अच्छा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में दर्शाते हैं उनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, और जिनको हम p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते उनको हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इस अध्याय में परिमेय और अपरिमेय ये दोनों शब्दों का उपयोग बार बार किया गया है, तो सभी बच्चों को परिमेय और अपरिमेय दोनों का अर्थ पता होना चाहिए। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं उनको हम कहते हैं परिमेय, और जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं, मतलब किन किन को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप याद करिए, आपने अपने जीवन में सबसे पहले जो गिनती सीखी वो कहाँ से शुरू होती थी? 1 से, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक यह गिनती जाती है। ये जो गिनती आप उपयोग करते हो इस प्रकार की संख्याओं को कहते हैं प्राकृत संख्याएं। एन से इनको दर्शाया जाता है, इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, क्या हम इनके नीचे इस प्रकार से 1 लिखकर इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यह जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ये क्या हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, उसके बाद आपने सीखे ऐसी संख्याओं के बारे में आपने सीखा जो 0 से शुरू होती हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को पता भी होगा कि 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। तो ये जो होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, 0 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। क्या हम इनके नीचे 1 लिखकर इनको परिमेय संख्या नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो भी आपकी परिमेय होती हैं, मतलब p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनको भी हम 1/में करके लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब p/q में लिख सकते हैं। फिर एक होते हैं इंटीजर्स, जिनको हम कहते हैं पूर्णांक। जिस प्रकार से होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो यह पूर्णांक कहलाते हैं। क्या हम इनके नीचे 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इनके नीचे भी इस प्रकार से 1 करके इनको भी क्या करेंगे?
परिमेय संख्या बना सकते हैं। हालांकि ये हैं पहले से, लेकिन दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक या प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये तीनों प्रकार की संख्याएं परिमेय होती हैं। अच्छा, आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, जिनको हम डेसिमल्स वाले नंबर कहते हैं, तो दशमलव वाली संख्याएं जो होती हैं, क्या हो गया? हाँ, बना तो रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, चलेगा आप। ओके, अरे अरे खोलो उसको वापस। हाँ बस, ठीक ठीक है। तो अभी कुछ बच्चे आ गए थे। ठीक है, आज भी संडे है, लेकिन आज की ट्यूशन की छुट्टी नहीं है, बच्चे आएंगे अभी। तो अभी अपन देखते हैं जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, मतलब वे संख्याएं जिनको हम इस प्रकार से पॉइंट लगा के लिखते हैं, वे तीन प्रकार की होती हैं, जिनमें से दो प्रकार की परिमेय होती हैं और एक प्रकार की अपरिमेय होती हैं। ठीक है, तो हम उनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो वे संख्याएं जो कि दशमलव के बाद कुछ अंक आने के बाद समाप्त हो जाती हैं, जैसे कि हमने लिखा 2.4। अब 4 के बाद कुछ नहीं लिखा, मतलब यह है शांत दशमलव। तो ये शांत दशमलव जो होती हैं वो परिमेय होती हैं। कैसे होती हैं? देखो, 2.4 को हम लिख सकते हैं 24/10, है ना। जब हम पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे और इसको हटाकर इसके बाद जितनी संख्याएं होंगी उतने जीरो लगा देंगे। तो ये जो शांत दशमलव होते हैं, इनको भी हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलो हम एक और उदाहरण यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने लिखा 3.47। कुछ बच्चों को पता होगा दशमलव के बाद क्या करते हैं, हम अंक बोलते हैं, ना कि इसको हम 47 नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे 47। अच्छा, एक होती है बारंबार दशमलव, है ना। क्या होता है, ऐसे बार बार एक ही संख्या आती रहे, तो ये बारंबारता कहलाती है ना, कि बार 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 वही संख्या आएगी। तो इसको हम कहेंगे अशांत पर बारंबार दशमलव वाली संख्या। ठीक है, कि ये खत्म तो नहीं हो रही है, लेकिन लगातार एक जैसे अंक आ रहे हैं। ऐसी संख्या को आपने कक्षा 10 में बटे में लिखना सीखा था। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार की, मतलब जो शांत हैं और जो बार बार आते हैं दशमलव के बाद, ऐसी दोनों प्रकार के दशमलव वाली संख्याएं क्या हैं, परिमेय हैं। ठीक है, अब हमें एक और संख्या के बारे में पता होना चाहिए। एफ लिखा है, कुछ बच्चे समझ गए होंगे। एफ मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब भिन्न। तो भिन्न वाली जो संख्याएं होती हैं, जिनमें एक अंश होता है और एक हर होता है, ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, ये जितने प्रकार की संख्याएं अभी हमने लिखी हैं, ठीक है, अभी इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे आपको हो सकता है कुछ ऐसे भिन्न मिल जाएं जिनको काटने पर वो ना कभी खत्म हो ना ही कभी रिपीट हो। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि आप कक्षा 10 में हैं, तो आप ये समझ लो कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, दशमलव के ये दो प्रकार, एक शांत एक बारंबार वाले, और इस प्रकार की जो भिन्न हैं वे सभी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। हम इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय क्या होती हैं, तो जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको क्या कहेंगे, अपरिमेय। ठीक है, हम यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं जो ना तो कभी खत्म होती है और ना ही कभी रिपीट होती है ना। हमने एक ऐसी संख्या यहाँ पे लिखी जो ना कभी खत्म होगी ना ही कभी रिपीट होगी। अब चूंकि इसमें भी दशमलव है, आप कहेंगे सर तो हम एक काम करते हैं, ये दशमलव हटाकर इसके नीचे हम 1 लिखकर 0 लगा देते हैं, लेकिन यह तो संभव है नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसकी संख्या कहाँ तक जाएगी, है ना। अनंत तक जा रही मान के चलिए, तो आप अनंत तक इसको लिखेंगे ही नहीं, ना ही आप नीचे अनंत तक 0 लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखना असंभव है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आपने अगर कभी किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकाला होगा या परिधि निकाली होगी, तो आपने पाई का उपयोग किया होगा। सामान्यतः हम लिख लेते हैं कि पाई का जो मान होता है 3.14 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार इंटरनेट पे जाइए और पाई का मान, जो कंप्लीट मान है, वो सर्च करेंगे तो आपको 1 मिलियन अंक तक आपको पाई का मान मिलेगा। हालांकि उसके बाद भी लिखा होगा सो ऑन की, अभी इसके बाद भी है। मतलब पाई का मान भी एक ऐसी संख्या हमें मिलेगी कि जो कि ना कभी खत्म होती है ना ही कभी रिपीट होती है। तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो इस प्रकार से ये पाई की जो संख्याएं हैं यह भी क्या है, अपरिमेय। ठीक है, इनको हम बटे में नहीं लिख सकते। अच्छा, एक बात और आप समझना, ये जो रूट के 2 होते हैं, रूट के 3 होते हैं, रूट के 5 होते हैं, अगर हम संक्षेप में समझे तो हम ये कह सकते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल होते हैं
उनका मान भी दशमलव के बाद अनंत तक जाता है, मतलब हम इनको भी परिमेय नहीं कह सकते, ये क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। इनका मान भी इसी प्रकार पाई की तरह होता है या इस दशमलव वाली संख्या की तरह होता है। तो वर्गमूल अगर हम निकालते हैं अभाज्य संख्याओं के, तो यह भी क्या है, अपरिमेय। और इसी प्रकार से अगर हम घनमूल निकालते हैं तो यह भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये 4 प्रकार की अपरिमेय संख्या मैंने आपको बताई हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं वास्तविक, एक होती हैं अवास्तविक। वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वास्तविक कहलाती हैं, जिनको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, फॉर एग्जाम्पल √-1, तो यह अवास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं परिमेय जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, एक होती हैं अपरिमेय जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। आपने जो प्राकृत संख्याएं पढ़ी हैं, पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, पूर्णांक पढ़े हैं, दशमलव में शांत और बारंबार वाले दशमलव पढ़े हैं, या आपने जो भिन्न पढ़ी हैं, वे परिमेय होती हैं। अपरिमेय क्या होती हैं, इस प्रकार से जो आप संख्याएं लिखते हो ये अपरिमेय होती हैं। ठीक है, जो ना कभी खत्म होंगी दशमलव के बाद, ना ही कभी रिपीट होंगी, वो क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया है। अब हम इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और बातें सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो आपको चैप्टर कैसा लगेगा, डिफिकल्ट। तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, देखिए अगर आप सिर्फ सवाल हल करेंगे ना, आपको ये लगता है कि जो आपकी प्रश्नावली के अंदर सवाल है सिर्फ उनको हल करके ही आप बहुत अच्छे ग्रेड ले आएंगे, बहुत अच्छे परसेंटेज ले आएंगे, नंबर ले आएंगे, तो वो बहुत गलत बात है। क्योंकि देखो, सवाल हल करना अलग बात होती है, सवाल हल करना बहुत आसान काम है। ठीक है, कठिन क्या है कि आप चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो। तो अभी अपन जो कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि पहले चैप्टर के अंदर हमें संख्याओं के बारे में सीखना था, उसके बारे में हमने समझा। अच्छा देखो, कुछ संख्याएं और हैं जो बार बार आपके चैप्टर में आएंगी, क्वेश्चंस में आएंगी, है ना, कुछ ऐसे शब्द आएंगे, वो भी आप समझ लीजिए। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, संख्याएं लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16। हमने बहुत सारी संख्याएं यहाँ पे मान के चलते हैं, बहुत सारी संख्याएं। अच्छा देखिए, एक जो है वो केवल और केवल एक से ही विभाजित हो सकता है, एक से ही डिवाइड हो सकता है, दो से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा एक से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी, है ना। 3 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी। 4 1 2 4 से डिवाइड हो सकता है। 5 जो है केवल 1 और 5 से डिवाइड हो सकता है। 6 जो है वो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से डिवाइड हो सकता है। 7 जो है वो 1 से और 7 से डिवाइड हो सकता है। 8 जो है वो 1 से, 2 से, 4 से और 8 से डिवाइड हो सकता है। 9 जो है वो 1 से, 3 से और 9 से डिवाइड हो सकता है। 10 जो है वो 1 से, 2 से, 5 से और 10 से डिवाइड हो सकता है। और 11 1 से और 11 से डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ संख्याएं आपको ऐसी दिखाई दे रही होंगी जो कि केवल 1 से और खुद से डिवाइड होती है। ठीक है, कुछ संख्याएं आपको ऐसी दिखाई दे रही होंगी जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड होती हैं। ठीक है, आपको ऐसी कई संख्याएं दिखाई दे रही होंगी जो 1 से और खुद से डिवाइड हो रही हैं। चलिए हम उन पे अलग से एक बॉक्स बना लेते हैं। तो 2 3 5 7 उसके बाद 11 ये वे संख्याएं हैं जो 1 से डिवाइड होती हैं और खुद से डिवाइड होती हैं, स्वयं से डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं। ये जो बॉक्सेस के अंदर आपको संख्याएं दिखाई दे रही हैं ना, इन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से डिवाइड होती हैं और खुद से डिवाइड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19, इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं, वे होती हैं अभाज्य। ठीक है, 2 कंडीशन है कि स्वयं से भी विभाजित हो और 1 से भी विभाजित हो, मतलब उनके 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 होंगे, एक 1
और एक वे स्वयं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनको छोड़कर आपने जितनी भी संख्याएं देखी हैं जो खुद से, एक से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हों, जैसे 4, 6, 8, 10, ये क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो अभाज्य जो खुद से विभाजित होती हैं और एक से विभाजित होती हैं, और भाज्य जो खुद से, एक से और इसके अलावा किसी और संख्याओं से विभाजित होगी, वो क्या होगी, भाज्य होगी। और एक आपको शब्द मिलेगा सह अभाज्य, ये भी हम नहीं कहीं समझ लेते हैं। सह अभाज्य, मान के चलिए हमने दो संख्याएं लिखी 8 और 9। अब आप कहेंगे सर 8 तो कई संख्याओं से विभाजित हो जाता है ना, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 9 भी कई संख्याओं से विभाजित हो जाता है, 1 से, 3 से, 9 से। लेकिन ये एक दूसरे से नहीं विभाजित होते, एक दूसरे से काटे नहीं जा सकते। तो ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं वह होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 संख्याओं के बारे में और सीखा। अभाज्य जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं और एक से विभाजित होती हैं, भाज्य जो स्वयं से होती हैं, एक से होती हैं और कई अन्य संख्याओं से भी हो सकती हैं, और सह अभाज्य जो आपस में नहीं कटती हैं, आपस में विभाजित नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं, सह अभाज्य। अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, है ना, आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि किस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, आपको क्या लिखना है, बोर्ड परीक्षा में आप कैसे लिख कर आएंगे, और बाकी कुछ सवाल जो हैं वो आपको होमवर्क के रूप में दे दिए जाएंगे, आप स्वयं से करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, एक प्रमेय है, पहले अध्याय में एक प्रमेय है, 1.1 प्रमेय नाम से, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय लिखने का भी समय नहीं, हो सकता है एडिटिंग में डाल दी जाए, बाकी आपको मैं बता देता हूँ क्या है वो। किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमने देखा 4, तो 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2। ठीक है, तो जो 1.1 प्रमेय है जिसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, वो सिंपल सी है। जैसे 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, या 10 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो इसमें आप समझ पा रहे हो ये सब क्या है, भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या के बगल में हमने बराबर का चिन्ह लगाकर अभाज्य संख्याओं को गुणा करके लिख दिया है। यही 1.1 प्रमेय है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 1.1 प्रमेय आपको समझ में आई होगी। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कुल मिलाकर आपको 6 से 7 प्रकार के प्रश्नों को पहले अध्याय में सीखना होता है। प्रश्न सीखना बहुत सरल काम है, देखो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम पहला प्रश्न लिखते हैं, ये मैं 1.1 का पहला प्रश्न यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 1.1 का पहला प्रश्न क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और इसमें कुछ संख्याएं दी हैं जैसे कि 140, और उसके बाद दूसरे नंबर पे दी हैं 156, उसके बाद 3825, 5005 और 7429। ठीक है, हमें इतने में ही समझ में जाएगा कि करना क्या होता है। तो मान के चलिए ये प्रश्न दिया है और हमें इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें इसको लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैसे बोर्ड परीक्षा में हल करेंगे, हम यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। ठीक है, आप बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही लिखना, सेंटर में आप लिखना प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, और उसके बाद ये जो आप लाइन बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, इसके इस तरफ आप लिखेंगे हल, और हल के बाद आप लिखेंगे दी गई संख्या, दी गई संख्या। ठीक है, तो क्या संख्या दी है आपको, 140। हम यहाँ पे 140 को लिख देते हैं। अब आप अगली लाइन में लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हम काटेंगे। ये आप कई बार कर चुके होंगे, अगर आप LCM HCF निकालना जानते हैं तो आपने ऐसे संख्याओं को काटा होगा, है ना। हम 140 को अभाज्य संख्याओं से काटेंगे।
तो जिन संख्याओं के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आता है उनको हम 2 से काट सकते हैं। तो 2 से काटने पर जहाँ पे आएगा 70, इसके आखिर में भी 0 है तो हम इसको भी 2 से काटेंगे, कितना आएगा 35, और 35 है जिनके आखिर में 5 आता है वो 5 से तो जाती हैं, तो 5 से काटेंगे कितना आएगा 7, और इसको हम 7 से काटेंगे कितना आएगा 1। तो इस प्रकार से हमने 140 को अभाज्य संख्याओं से काट लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या होगा भाई, 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, कुछ हो सकता है आंसर शीट में आपको ये दोनों 2 ना लिखकर क्या करेंगे, वो ऐसे 2 लिखेंगे और ऐसे 2 की पावर लगा देंगे। ठीक है, मतलब 2 की घात लगा देंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका पहला सवाल यहाँ पे हो चुका है। इसी प्रकार से आप 156 को काटिए, 5005 को काटिए। अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, आप उनको देखकर काटना सीख जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 1 समझ में आया ना आपको? करना क्या है, कोई भी आपको भाज्य संख्या दी होगी उसको काटना है और अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये देखो जितनी भी संख्याएं हमने लिखी हैं ये अभाज्य संख्या है ना, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को समझ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रश्न क्रमांक 2 है क्या। तो प्रश्न क्रमांक 2 बहुत सरल सी चीज पूछेंगे आपसे। यहाँ पे हम सिंपल भाषा में लिख देते हैं ना, दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है भाई, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आपको आना चाहिए। कैसे होता है, अभी के लिए हम यहाँ पे कोई भी दो संख्याएं लिख लेते हैं। एक हमने लिखा 12 और एक हमने लिखा 18। अब इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हैं तो पता होनी चाहिए उनको। एलसीएम एचसीएफ हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्ती। ठीक है, तो यह है आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 12 और 18 का। कैसे निकालते हैं, तो वही प्रक्रिया। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक, मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा में इस चीज को याद रखें, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं। ठीक है भाई, कौन कौन सी संख्याएं दी हैं, तो एक तो हमें दी है 12 और एक हमें दी है 18। ठीक है, हमने 12 18 दोनों लिख लिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 को ऐसे काट लेंगे। तो 12 के आखिर में 2 आ रहा है, हम इसको 2 से काट सकते हैं, कितना आएगा 6। फिर इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा 3। फिर इसको 3 से काटेंगे कितना आएगा 1। और 18 को हम काट सकते हैं, इसको हमने 2 से काटा आएगा 9, 3 से काटेंगे कितना आएगा 3, और 3 से काटेंगे कितना आएगा 1। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, और 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, इतनी प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गई होगी कि 12 और 18 को हमने कैसे काट के लिखा है। अब हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ। ठीक है, दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो एक रूल है, आप याद रखना, मैं यहाँ पे आपको लिख भी दूंगा वीडियो में। एलसीएम का रूल ये होता है, एक से में से एक और अलग अलग तो लिखने ही हैं। मतलब जो एक से गुणनखंड हैं उनमें से एक लिख लो सबसे पहले। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 12 और 18 में 2 एक से हैं, तो हमने ये 2 लिख लिए। अच्छा, उसके अलावा ये 3 भी एक से हैं, तो हमने ये 3 भी लिख लिए। अब अलग अलग तो लिखनी है, तो अलग अलग क्या बचा, एक ये 2, ये 2 जो है वो नीचे नहीं है और ये 3 ऊपर नहीं है, तो ये 2 और 3 बचे हैं, हम इनको भी लिख लेते हैं, है ना। जिनके जोड़े बने थे उनमें से एक एक लिखा, और जिनके नहीं बने उनको बाद में लिख लिया हमने। ठीक है, इन सबका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो एलसीएम आया 12 और 18 का 36। और एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए केवल एक से में से एक, और कुछ ना हो तो केवल एक। जो एक सी संख्या है ना
उनमें से एक एक लिख लो। तो ये 2 और 2 एक से हैं, तो इनमें से हमने एक बार 2 लिख लिया, और ये 3 और 3 एक से हैं, तो इनमें से एक बार हमने 3 लिख लिया। तो 2 और 3 हमने लिख लिया, इनका गुणा करने पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दो संख्याओं का। यहाँ पे 12 और 18 का हमने निकाल के देखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। हालांकि आपके पास अगर पुस्तक है तो आप उसमें से जितने भी सवाल हैं एलसीएम एचसीएफ के, चाहे वो उदाहरण में हो या फिर प्रश्नावली में हो, आप दोनों को हल करना, क्योंकि उन्हीं में से प्रश्न आएंगे, है ना। हम इसको भी रफ कर लेते हैं और फिर हम सीखते हैं 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। तो 3 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए एक अलग प्रक्रिया है थोड़ा सा, मतलब आपको ये 3 का निकालना हो, 4 का निकालना हो, 5 संख्याएं आए तो कैसे आप निकाल सकते हो। तो 12, 18, चलो हम इसमें ही एक और संख्या लिख लेते हैं। कौन सी संख्या लिख लें, ठीक है, हम यहाँ पे 20 लिख लेते हैं। 12, 18 और 20 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दी गई संख्याएं। दी गई संख्याएं कौन कौन सी संख्या है, एक है 12, एक है 18 और एक है 20, ठीक है। तो 12, 18 और 20 इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, 12 को काटेंगे, 18 को भी काटेंगे और इसी प्रकार से 20 को भी काटेंगे। तो 12 को अभी अपन जल्दी से काट लेते हैं इसको, 18 को भी और 20 को भी, ठीक है। तो 12, 18 और 20 को हमने यहाँ पे काट लिया है, ठीक है। तो हम 12 को लिख सकते हैं, 12 को लिखेंगे हम 2 गुणित 3। 18 को हम लिखेंगे 2 गुणित 3 और 20 को हम लिखेंगे 2 गुणित 5। अब 3 संख्याओं का निकालना है ना। तो यहाँ पे आप याद रखना, जैसे पहले आप देखना तीनों में एक सा क्या है, उसमें से एक लिख लेना। फिर आप देखना दोनों में से एक सा क्या है, उसमें से एक लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप 12, 18, 20 में यहाँ पे 2 ये जो है वो एक सा है ना। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है वो तीनों संख्याओं में एक सी हो ना। तो ये 2, 2, 2 तीनों में था, तो ये हमने एलसीएम निकाला, तो हम पहले इसको 2 को लिख लेते हैं, ठीक है। अब भाई कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में एक सी हो, तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कोई ऐसी संख्या है जो 2 में एक सी हो, तो बिल्कुल है। देखो ये 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों 2 में से 1, 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 3 भी है जो कि 2 संख्याओं में है, तो इस 3 में से एक 3 लिख लेंगे। और उसके बाद बचा क्या है, ये 3 और 5, ये नहीं है कहीं पे जोड़े में, तो हम इनको भी लिख लेते हैं 3 और 5। अब हम इन सब का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 36 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36 का 5 में गुणा करने पर 5 छक्के 30 की 0, हासिल आए 3, 5 तिया 15 और 3 18, तो ये आया है 180, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया, 180। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो तीनों में एक सा था सिर्फ वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे, तो एचसीएफ होगा 2, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 4 संख्याएं होती और इनका हमें एलसीएफ एचसीएफ निकालना होता, तो हम क्या करते, उनका इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते, और जो गुणनखंड होते उनमें देखते चारों में से एक सी संख्या क्या है, पहले हम वो लिखते, फिर देखते तीनों में एक सा क्या है वो लिखते, फिर दोनों में एक सा क्या है वो लिखते, मतलब उसमें से एक एक है ना, और फिर आखिर में जो बचे रहते जो कि अलग से ही हैं, जो किसी और अन्य संख्या के गुणनखंड में नहीं है, उनको लिखते। तो इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सीखा 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, फिर 3 का, और हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि 4 का या 5 का कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं आता है समझ में, आप कमेंट कर देना, मैं अलग से आपको एक एलसीएम एचसीएफ वाली वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी ये ना पहली वीडियो है, तो हो सकता है कुछ वॉइस क्वालिटी भी ठीक ना आ रही हो, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा हो,
का, और बार बार क्या है स्टूडेंट भी आ रहे हैं तो उससे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि उनको भी अभी आदत नहीं है ना, उनको पता नहीं है वीडियो बन रही है, तो वो देखने आ रहे हैं किसको पढ़ा रहे हैं, तो वो आ रहा है बार बार। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी भाज्य संख्या को काट कर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना आ गया होगा। आपको दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ आया होगा। आपको इसके अलावा तीन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ आया होगा। और इसके अतिरिक्त अब हमें और क्या सीखना है, तो देखो एक इस प्रकार का सवाल है जो कई बार बच्चों को नहीं आता है। यहाँ पर हम सवाल क्रमांक 3 लिख लेते हैं। ठीक है, हालांकि आपकी पुस्तक में 5वें या 6वें नंबर पे होगा। अच्छा चलो एक और सवाल याद आ गया, पहले वो समझा देते हैं। मान के चलिए हमें एलसीएम दिया है कोई भी दो संख्या, मान के चलिए 12 और 18 का एलसीएम नहीं एचसीएफ दिया है, 12 और 18 का 6 दिया है। ठीक है, और आपसे लिखा है कि एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है भाई, ये सवाल आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया जाए और एचसीएफ निकालने का बोला जाए, या एचसीएफ दे दिया जाए आपको एलसीएम निकालने को दिया जाए, तो आप कैसे इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले दिया क्या है हमें वो लिखना पड़ेगा। तो दिया है या दी गई संख्याएं लिखना, पहले आप दी गई संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं, तो ये ब्रैकेट में लिखिए ना, यही संख्याएं 12 व 18 ये दी गई संख्याएं हो गई। अब और क्या दिया है, एवं HCF दिया है, तो HCF कितना दिया है 12 और 18 का, वो दिया है 6। निकालना क्या है, LCM निकालना है। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो कौन सी दो संख्याएं दी हैं, एक तो 12 दी है और एक 18 दी है, और LCM हमें निकालना है तो हम LCM की जगह LCM लिख लेते हैं, और HCF दिया है 6 तो हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 6 को, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा हो रहा है तो हम इसको उठा के इस तरफ लाएंगे, तो ये यहाँ पे भाग में जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 को क्या करेंगे, इस प्रकार से भाग में लिख लेंगे। क्या हम 6 से 12 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो अब हमारे पास बचे 2 और 18, तो 18 दूनी 36, तो एलसीएम क्या आया 36। तो ये एक प्रकार से आपको समझ में आने चाहिए कि देखो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपको किसी सवाल में एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को इधर लिखेंगे और एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिखोगे और एलसीएम आपका निकल जाएगा। और अगर आपको एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देना, एचसीएफ को यहाँ पे लिखना और एलसीएम को बटे में ले जाना, वो काट देना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, आप दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ जैसे सवालों को भी हल कर पाएंगे। ठीक है, अब एक सवाल है, उस सवाल को पहले आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद अपन उस सवाल को हल भी करेंगे। ठीक है, अच्छा आपने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी संख्याएं देखी होंगी जो कि 0 पर समाप्त होती हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं आपने देखी हैं, एक तो आपने देखी है 10, है ना, 20, 30, 40, 50, अच्छा हिंदी 60, 70, 80, 90, 100, है ना, कुछ और भी लिख लेते हैं अपन 200, ऐसे हमने बहुत सारी संख्याएं लिख ली। ये सभी संख्याओं की खासियत क्या है कि ये सभी संख्याएं कहाँ पे समाप्त होती हैं, 0 पर समाप्त होती हैं। ठीक है, अगर हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या निकलेंगे, 10 के निकलेंगे 2 गुणित 5, 20 के निकलेंगे 2 गुणित 5, 30 के निकलेंगे 2 गुणित 3 गुणित 5, 40 के निकलेंगे 2 गुणित फिर 2 गुणित 5, है ना। चलो अपन ये बीच वाली संख्याएं छोड़ देते हैं, अपन 100 का निकालते हैं। 100 का क्या निकलता है, 100 का निकलेगा 2 गुणित
2 गुणित 5 गुणित 5। इतने में आप समझ जाओगे कि क्या कॉन्सेप्ट, क्या समझना है। इन सभी संख्याओं की खासियत ये थी कि इनके आखिर में 0 आता है, मतलब ये 0 पर समाप्त होती हैं। और यहाँ हमने देखा कि जब हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें एक चीज़ कॉमन सी है कि सभी के अंदर 5 और 2 आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। यहाँ पे हम एक रूल बना लेते हैं कि जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अच्छा, अगर 2 और 5 नहीं आया तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। मतलब अगर केवल 2 आ रहा है और कुछ अन्य संख्या आ रही हैं लेकिन 5 नहीं आ रहा तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। और केवल 5 आ रहा है, कुछ अन्य संख्या आ रही हैं लेकिन 2 नहीं आ रहा तो वह भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। कंडीशन क्या है कि एक बार 2 होना चाहिए कम से कम और एक बार 5 होना चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, ये रूल अब आप याद रखना। तो वह सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड में हमें एक बार 2 और 5 मिलते हैं वह क्या होता है, 0 पर समाप्त होती हैं। एक बार ही मिल सकते हैं, 2 3 4 कितने ही बार मिल सकते हैं, मिनिमम एक बार 2 और 5 मिलने चाहिए, ये आप याद रखना। अब दूसरी चीज हमने यहाँ पे लिखा 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 4 के ऊपर पावर लगा दें 2 की तो हो जाएगा ये 16, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अगर हम यहाँ पे 3 पावर लगा देंगे ना, पता क्या होगा, अभी जैसे 1 पावर थी हमने 2 बार लिखा, 2 पावर थी हमने 4 बार लिखा, 3 पावर हो गई, अब हम 6 बार लिखेंगे इस चीज को। ठीक है, ये बात आप याद रखना कि पावर बढ़ाने पर जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी संख्याएं भी बढ़ती जाती हैं, लेकिन वो बदलते नहीं है कि 2 की जगह हम यहाँ पे 3 लिख देंगे कि 4 पावर लगाने पे हम यहाँ पे 3 लिखना शुरू करेंगे। नहीं, अगर हम 4 पे 4 की पावर लगा देंगे तब भी अंदर क्या लिखोगे आप, 2 2 2 2 ही लिखोगे। आप वहाँ पे 5 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, कोई और कोई आप अभाज्य गुणनखंड नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अपन इसको पहले रफ करते हैं, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या क्वेश्चन है, क्या संख्या 4n n के किसी मान के लिए, आज अंदर आके बैठे, 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे 4n भी हो सकता है, 6n भी हो सकता है ना। आपके पास एक उदाहरण है, हल्का सा खोल दो उसको, बस हल्का सा खोल दो उसको, थोड़ा और खोल दो, बस बस बस। ठीक है, तो हमें ये देखना है क्या संख्या 4n n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसको हल कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे कहेंगे 4, यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर हम 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या निकलेंगे, 2 और 2। ठीक है, अगर हम n की बात करें तो n के मान जैसे 1 2 3 4 ये सब n के मान हैं। हमसे ये पूछा गया है क्या हम n की जगह कुछ ऐसा मान रख सकते हैं जिससे जो उत्तर आए, मतलब 4n का जो मान आए वो 0 पर समाप्त हो। तो हमने कहा चलो हम करके देख लेते हैं, सीधे सवाल हल करने से पहले हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे n का एक मान रखा तो हमने लिखा 2 गुणित 2। हम n के 2 मान रखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। हम n के 3 मान रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 4 रखेंगे तो फिर हम इसको 8 बार लिख लेंगे ना। अगर हम यहाँ पे माने चलो n के 1000 मान भी हम यहाँ पे रख लेते हैं तो होगा क्या, हम लिखेंगे तो उसमें 2 2 2 2 2 है ना। अब हमें यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि इतने बार हमें 2 तो मिलता है लेकिन हमें 5 नहीं मिलता, और कंडीशन क्या थी कि वही संख्या 0 पर समाप्त होगी जिसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। और यहाँ पे 4n में जब हमने देखा तो यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं संख्या 4n के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें केवल 2 प्राप्त होता है, जबकि हमें पता है कि केवल वही संख्याएं 0 पर समाप्त हो सकती हैं जिनके गुणनखंड में 2 और 5 हो। क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं आता है इसलिए n के किसी भी मान के लिए संख्या 4n
जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर सवाल 6n वाला आ जाए तो तब भी आप लिखना, देखो 6n का क्या होगा, जैसे आप 6n लिखोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 पे n की पावर, है ना। मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बच्चे आ चुके हैं, समय कम है अपने पास, तो अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए। मैं हालांकि वीडियो में वहाँ पे लिखकर आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो 6n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, लेकिन 5 तो यहाँ पे भी नहीं है। आप n की जगह पे 1, 2, 3 या 1000 पावर भी लगाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2 और 3 मिलेंगे, 5 तो मिलेगा नहीं। चूंकि 5 मिलेगा ही नहीं तो हम कह सकते हैं संख्या 6n n के किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो 5 प्राप्त नहीं होगा। और हमें पता है कि जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आते हैं वही संख्या जीरो पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो हम अभी इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इसी अध्याय में, इसी प्रश्नावली में एक सवाल और है, अभी हम थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, सिद्ध कीजिए। या ऐसा लिखा होगा, जांच कीजिए कि संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो देखो भाई, सबसे पहला नियम आप याद रखना जो आपको वीडियो की शुरुआत में बताया गया था। भाज्य संख्या जो होती हैं उनमें एक के अलावा और भी ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि गुणनखंड में आती हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने 4 को लिखा तो 4 में आप देखेंगे 2 और 2। हम अगर 6 को लिखेंगे तो 2 और 3। अगर हम 8 को लिखेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2। हम 9 को लिखेंगे तो 3 गुणित 3। तो यहाँ पे हम एक रूल बना लेते हैं कि भाज्य संख्याएं जो हैं उनके अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 2 अभाज्य संख्याएं में मिलती हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अभाज्य संख्याओं को देखें तो अगर हम 2 को करते हैं तो केवल 2 मिलेगा, 3 को करने पर 3 मिलेगा, 5 को करने पर 5 मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक बेसिक सा डिफरेंस इनमें देख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड में 2 संख्याएं प्राप्त होती हैं, कम से कम 2 संख्याएं प्राप्त होती हैं, वो भाज्य होती हैं। और वह संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल एक संख्या प्राप्त होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। थोड़ा सा आप इधर कंफ्यूज मत होना। वे सभी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड करने पर, जहां पर अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में बोला जा रहा है ना, आप सिंपल भाषा में कहे काटने पर, वह संख्या जिनको काटने पर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं मिलती हैं या गुणनखंड मिलते हैं वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। और वे सभी संख्या जिनको काटने पर केवल एक संख्या मिलती है, हमें एक अभाज्य संख्या मिलती है, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती है ना। एक आखिरी बार, भाज्य संख्याओं के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्याओं केवल एक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस चीज को याद रखना और हम इस संख्या को लिख लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हम यहाँ पे लिखते हैं दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दी गई संख्या है। शांति से बैठना और देखो, ठीक है। अब इस संख्या में हम कर क्या सकते हैं, हमने देखा यहाँ पे इसमें और इसमें 5 एक सा है तो हमने 5 को अलग से लिख लिया। यहाँ बचा क्या, 7 6 4 3 2 1 और प्लस में भी 1, क्योंकि यहाँ से हमने 5 को उठा लिया, यहाँ से भी हमने 5 को उठा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इन सबका हम गुणा करेंगे। तो इन सबका अगर हम गुणा करेंगे तो जैसे ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 24, तो इनका टोटल आएगा 1008 और प्लस में कितना है 1, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 1009, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1009, ठीक है, मतलब 5 गुणित 1009। अब यहाँ पे आप इस बात को याद रखना कि हमने आपको बोला था कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं उनमें गुणनखंड करने पर, मतलब उनके अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं और अभाज्य संख्याओं में केवल एक निकलता है। तो यहाँ पे तो 2 हैं तो हम इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा ना गेट बंद कर दो, उजाला आ रहा है, हल्का सा करना जितना पहले बंद था, बस 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 बस, बस। चूंकि
दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर दो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं या दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या में दो या दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं और अभाज्य में केवल एक होता है। तो यहाँ पे हमें दो प्राप्त हुए, तो हम कहेंगे दी गई संख्या में अभाज्य गुणनखंड जो है उनकी संख्या दो है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आप इस बात को याद रखना। कुछ बच्चे ना कन्फ्यूज हो रहे होंगे अभाज्य भाज्य, तो आप ना वीडियो को ध्यान से समझो, आपको समझ में आएगा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, या अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। तो आपको ये शब्द जो है वो कठिन नहीं लगेंगे और आपको सवाल भी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। अगर चीज़ों को आप समझोगे तो कन्फ्यूजन होना बंद हो जाएगी। अब इस अध्याय का एक आखिरी प्रश्न और मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कि 1.2 का प्रश्न है। प्रश्न बहुत सरल सा है कि प्रश्न क्रमांक यहाँ पर हम एक ही लिख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में समझा था परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे विरोधाभास की प्रमेय का उपयोग करेंगे, मतलब हम जस्ट उल्टा मान के इसको हल करना सीखेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम √2 को क्या मानेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि एक परिमेय संख्या है तो हम जायज़ सी बात है इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से p/q के रूप में लिख सकते हैं। अंदर आ जाओ, वहां बैठ जाओ, 5 मिनट और आ जाओ। √2 एक परिमेय संख्या मानी है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस b को इधर पे लिख लेंगे √2 की जगह पे, और √2 को b की जगह पे लिख लेंगे। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद हम इनका करेंगे वर्ग, तो वर्ग करने पे हो जाएगा b का वर्ग बराबर a का वर्ग, और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना, a और b जो है ना वो क्या है, a एवं b सह अभाज्य है, मतलब a और b आपस में किसी प्रकार से विभाजित नहीं हो सकते हैं, इनमें एक से गुणनखंड नहीं होंगे। यहाँ पर हमने देखा a का जो वर्ग है वो 2 से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पे आप समझो, मान के चलिए 4 का वर्ग है और वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 4 भी 2 से विभाजित होगा, है ना। 6 का वर्ग अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो जाहिर सी बात है 6 भी 2 से विभाजित होगा। तो 1.2 पर में जो आपकी पुस्तक में है उसमें यही लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे a का वर्ग जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम कहेंगे a भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम लिखेंगे यदि a का वर्ग 2 से विभाजित, अंदर आ जाओ, गेट खोलो, यदि a का वर्ग 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से विभाजित होगा। अंदर आ जाओ और शांति से बैठो, 2 मिनट और बस, आखिरी सवाल है। ठीक है, यदि a का वर्ग 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये है, मत करो उसको, वहीं पे रहने दो, आ जाओ, अंदर आ जाओ सब लोग, और भी कोई है बाहर, आ जाओ सब लोग, आ जाओ, 2 मिनट और बस। यदि a का वर्ग 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है, मान के चलिए 6 2 से विभाजित होता है तो क्या आएगा, 3। अब अगर हमें वापस से 6 चाहिए तो हम क्या करेंगे, जिससे हमने भाग दिया है और जो हमारा भागफल है उनका हम गुणा कर लेते हैं। ऐसे ही हम मानते हैं कि a को जब हम 2 से विभाजित करते हैं, a को जब हम 2 से विभाजित करते हैं तो क्या आता है, c, है ना, और a पूरी तरह से कट जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि अगर हमें वापस से a चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 और c का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब a बराबर 2c, और यहाँ पे हम लिख देते हैं c एक पूर्णांक है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो a का मान है वो हम यहाँ पे रखेंगे 2c का वर्ग अपॉन में 2, और इसको हम हल करते हैं तो ये होगा 4c स्क्वायर अपॉन में 2। इस 2 से 4 को काट लेंगे तो क्या होगा 2c का स्क्वायर। अब ये जो 2 है उसको हम यहाँ पे ले आते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे b का वर्ग जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है। अंदर आ जाओ, शांति से बैठ जाओ, 5 मिनट और। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि a का वर्ग जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ हमने देखा कि b का वर्ग भी 2 से विभाजित हो रहा है। अब आपको एक आखिरी चीज समझनी पड़ेगी कि देखो, यदि a भी 2 से विभाजित होता है और b भी 2 से विभाजित होता है तो a और b जो हैं वो सह अभाज्य नहीं है। यह गलती हमारी गलत कल्पना की वजह से हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं √2 या 2 का जो वर्गमूल है वह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने गलत कल्पना क्या करी थी कि यह एक परिमेय संख्या है। बात आई समझ में? देखो, a जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है और b भी 2 से विभाजित हो रहा है। अगर a और b दोनों ही 2 से विभाजित हो रहे हैं तो a और b सह अभाज्य नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यह वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं क्योंकि बच्चे आ चुके हैं, ट्यूशन पढ़ानी है। ठीक है।